बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यौम सियाह के हवाले से हमारी ये खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और सदफ़ अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरीके से 27 अक्टूबर को भारत की जानिब से अपनी एक रियासती दहशत गर्दी का मुजाहरा करते हुए मासूम निहत्ते कश्मीरियों पर न सिर्फ शब खून मारा गया बल्कि उनका हक़ खुद इरादियत दबाने के लिए अपनी फ़ौजों को उतार दिया गया। और वो दिन है और आज का दिन है जिसके बाद से लेके अब तक मजलूम कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत हासिल करने के लिए ना सिर्फ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं बल्कि कई दहाइयां गुजर जाने के बावजूद भी भारत का जुल्म और सितम, भारत की बर्बरियत मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जारी है। कश्मीर की तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है अपने हक़ खुद इरादियत हासिल करने के लिए, लेकिन उनके जज्बा हुर्रियत को आज के दिन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने ना तो इस जज्बा हुर्रियत को दबने दिया और ना ही किसी तौर पर भारतीय दरअंदाजी, भारतीय दरिंदगी, भारतीय दहशत गर्दी के आगे उन्होंने किसी भी किस्म की हार मानी। शहादतों के नजराने पेश करते रहे लेकिन अपना हक़ खुद इरादियत हासिल करने के लिए वो आज भी सीना सफर हैं। बिल्कुल इसी तरह आज 73 साल हो चुके हैं कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी के लिए जंग वो लड़ रहे हैं और इन 73 सालों में भारत ने कोई भी ऐसा हरबा नहीं छोड़ा कि कोई भी ऐसा जुल्म नहीं छोड़ा जो कश्मीरियों के ऊपर ना ढाया हो। कितनी सारी कब्रें हैं, गुमनाम कब्रें हैं जिनके अंदर जो है वो कश्मीरी दफन है। बहुत सारी जो है वो ख़वातीन हैं जिनकी अस्मत दरी की गई। एक औरत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अस्मत दरी की गई ख़वातीन की। किसी तरह से कश्मीरी अपने घुटने टेक दे, लेकिन कश्मीरी वो कौम है कि जो आज तक जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह सीना से होते हुए बिल्कुल बहादुरी से लड़ते हुए आज तक जो है वो कायम है अपने हक़ आज़ादी के लिए। उन्होंने कहा है कि हमें अपना आज़ादी का हक़ चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहब, और उनको हम जो है वो आज इस दिन के मौके पर जो है वो खुशामदीद कहेंगे अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अमीर लॉ साहब, तो अपनी इस ट्रांसमिशन में आप ज़ाहिर है मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो आवाम है पिछली कई दहाइयों से अपने हक़ खुद इरादियत हासिल करने के लिए जंग कर रही है, और आज के दिन के हवाले से सबसे पहले मैं चाहूँगा, ज़ाहिर है हुर्रियत क़यादत का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। बहुत सी हुर्रियत क़यादत ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज भी कई ऐसे रहनुमा है जो घरों में नज़रबंदी बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलों में सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तौर पर अपने घुट्टे नहीं टेके भारतीय दरअंदाजी के सामने। आज का दिन आपके ख्याल में कितना अहम है इसको मनाना, पूरी दुनिया को ये बताना कि किस तरीके से कश्मीरी अपना जज्बा हुर्रियत को परवान चढ़ाते हुए हक़ खुद इरादियत की कोशिशें कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुहदाए पेशावर जो आज एक साने में शहीद हो गए हैं उनको खराज तासीन पेश करता हूँ और इस वाक़े की मैं मज़म्मत करता हूँ, और जो ज़ख्मी हुए हैं उन लवाकीन के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ। वहीं आज यौम सियाह है और जहाँ कश्मीरी सीज़फायर लाइन के दोनों जानिब और दुनिया में जहाँ भी मकीम है, इस दिन को हम ब्लैक डे के तौर पे मना रहे हैं। आज के दिन 1947 में भारतीय काबिज़ फ़ौज श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरकर कश्मीर पे काबिज़ हो गई थी और वो जबरी कब्ज़ा आज भी हनोज़ जारी है। वहीं कश्मीरियों के हौसले भी बुलंद हैं। जहां आज पाकिस्तान के अंदर धमाका करके हमें जो है इस तहरीक आज़ादी से डराने धमकाने की कोशिश की गई, वहीं हम उन क़ुव्वतों को बता देना चाहते हैं कि हमें इन धमकियों से, दोस्त से, दबाव से मरूब नहीं किया जा सकता। कश्मीरियों का जो हक़ आज़ादी है ये हक़ पे मुबनी है। जहां आज चौथी जनरेशन जो हमारी है उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो गई है। जो नौजवान हैं वो इसकी क़यादत कर रहे हैं, और मोदी जिस तरह से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, मोदी को नवश्ता दीवार पर लेना चाहिए कि कश्मीरी कभी भी भारतीय नहीं थे। हमने कभी भी भारतीय तसल्लुत को जो है तस्लीम नहीं किया है। हम हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में आज भी बेशबहा कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, और 47 से लेके आज तक एक लंबी फ़हरिस्त है शहादतों की। और जहाँ मोदी कश्मीरियों के ऊपर दबाव डालकर सरेंडर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको बता देना चाहते हैं कि हम आपकी दोस्त दबाव में नहीं आने वाले, हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, हम अपने हक़ खुद इरादियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वहीं आज हम दुनिया को बावर कराने के लिए दुनिया भर में सेमिनार्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुज़ाहरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, और दुनिया को बता देना चाहते हैं कि कश्मीर का जो तस्फिया तलब मसला है इसको कश्मीरी अवाम की उम्मीदों के मुताबिक जब तक न हल किया जाए बरसगीर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता।
अच्छा, इसके साथ साथ अब्दुल हमीद लॉन साहब, मैं चाहूँगा कि हम जरा थोड़ा सा तारीख में भी जाएं ताकि हमारी यंग जनरेशन और जो वो लोग जो इसको देख रहे हैं उनको इस दिन के हवाले से पता होना चाहिए। 27 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन का जो किरदार रहा वो बड़ा ही शर्म से भरपूर वो किरदार था कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि कितनी ही ऐसी रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ अलहाक चाहती थी, लेकिन उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ उनको भारत के साथ मिलने के लिए मजबूर किया बल्कि इसमें अपना किरदार भी अदा किया। और ये वो मसला है जो खुद बरतानिया छोड़ के गया वहां पे और उसी के वासराए यहां पर मौजूद थे, लेकिन अब जब इसके सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं तो वो यूं चुप साध के बैठे हुए हमें नजर आते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इस तमाम सूरत हाल में। पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीरी कौम ने अपनी वाबस्तगी का ऐलान 19 जुलाई 1947 को किया था, पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी का ऐलान किया था। वहीं जब दो रियासतें वजूद में आईं, मकबूज़ रियासत जम्मू कश्मीर चूँकि मुस्लिम अक्सरती इलाका था और हमारा हक बनता था पाकिस्तान के साथ इल्हाक का, वहीं उस वक़्त ब्रिटिश और हिंदू साम्राज्य ने डोगरा से मिल के हमारी आज़ादी पे शब खून मारा और हमारी आज़ादी पे हमला किया और हमें जो है कब्ज़े में लाकर एक तसल्लुत कायम करके हमें दबाने की कोशिश की, जो अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी भी थी। तहम आज भी हम बैन अक़वामी बरादरी की तरफ देख रहे हैं, आज भी हम उन इदारों की तरफ देख रहे हैं जो इंसाफ की बात करते हैं, जो जस्टिस की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं। तहम कश्मीरियों की चौथी जनरेशन, जहां मैं पहले गुजारिश कर चुका हूं कि चौथी जनरेशन के अंदर ये तहरीक आज़ादी मुंतकिल हो चुकी है। हम उस वादे की पासदारी चाहते हैं जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ज़ामिन है, जिसमें खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे और उन्होंने लाल चौक में आकर हमारे साथ वादा किया था। तहम वो अपना वादा निभाने से कासिर है, उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। मक्कारी है ना अब्दुल हमीद लॉन साहब, ये वो मक्कारी है जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा सामने एक ऐसे मक्कार दुश्मन से है कि जो आपको मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे आपको कुछ नजर आता है, और यही मक्कारी उन्होंने उस वक्त भी दिखाई। बिल्कुल वही बदकिस्मती से यूनाइटेड नेशंस का भी वही रोल है जो जामिन है इस चीज़ का। उनके किरदार से बड़े मायूस हैं हम, जहाँ 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली। बदकिस्मती से दो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन है दुनिया के अंदर जो हक आज़ादी से महरूम है, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें हमारी मौजूद हैं, एक कश्मीर है, एक फ़लस्तीन है। ताहम हम अपने हक खुदरादत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। हम दुनिया के ऐवानों तक आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जो है सड़कों पे है, सरापा एहतजाज हैं। आज की दिन की वसातत से हम यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि जहाँ आप दुनिया के अंदर इंसाफ की बात करते हो, जस्टिस की बात करते हो, आज़ादी की बात करते हो, वहीं कश्मीर आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा है? वहीं कश्मीर के जो लोग हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरफ हाँका जाता है, जहाँ पर मास रेप्स, जहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, भारतीय फौज को काले कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वहाँ पर मास ग्रेव्स का एक बड़ा मामला है, 10,000 के करीब तकरीबन जो कश्मीरी नौजवान हैं वो लापता है। इसी तरह से 1 लाख के करीब 89 से लेकर आज तक लोग जो शहीद हो गए हैं। इसी तरह से 23,000 खवातीन जो विडोज़ हैं, एक बहुत बड़ी तादाद उनमें हाफ विडोज़ की हैं। वो हाफ विडोज़ जो हैं आज भी अपने उन प्यारों के इंतज़ार में हैं, मगर कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको इंसाफ दे सके। कुनन पोशपुरा का वाक़ा, आसिया और नीलूफर के साथ क्या हुआ। इसी तरह वहाँ पर मास ग्रेव्स का एक मामला है जो बडगाम, पटन और बारामूला, उड़ी के और पुंछ के इलाकों में जो है वहाँ पर दरियाफ्त हुई हैं। ये वही लोग हैं जिनको गिरफ्तार करके हिरासत के दौरान शहीद किया गया। और आज भी जहाँ फस्ताई हुकूमत वहाँ बरसर इक़्तिदार है, जिसकी क़यादत मोदी कर रहा है। मोदी एक खुद खूनख्वार दरिंदा है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो गुजरात कहलाता है। तो इसी तरह से अब कश्मीर के अंदर वो जो हिरासती मराकज कायम करके नौजवानों को गिरफ्तार करके तशद्दुद और कत्ल करने की मनसूबाबंदी कर चुका है। वहीं हम आलमी इदारों से आज अपील करते हैं कि खुदारा कश्मीरियों को बचाएं, आगे आएं और अपना अमली किरदार अदा करें। और जब तक न कश्मीरियों को हक खुद इरादत मिल जाता है, हम अपने हक आज़ादी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब ने। बहुत बहुत खुशामदीद आपको आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर। 73 साल हो चुके हैं कश्मीरियों पर जो है वो जुल्म बर्बरियत का सिलसिला
जारी है। आज के दिन एक खास चीज़ जो आज एक पेशरफ्त हुई इंडिया की तरफ से, बहुत अरसे से सुन रहे थे कि डोमिसाइल कानून के अंदर तरमीम करने की कोशिश की जा रही है, आज इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये आप कहें कि जुल्म पर जुल्म मजीद चलता जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, इससे जो है वो इलाके की शहरियत को, उसकी आबादी के तनासब को तब्दील करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। 87% जो मुस्लिम आबादी वहाँ पे मौजूद कश्मीर के अंदर रही, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। वहाँ पर जो है वो गैर कश्मीरियों को लाके आबादकारी करने का जो है वो एक पूरी मज़मूम प्लानिंग हुई है और अब उसके ऊपर एक काम शुरू हो चुका है। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। देखिए, आज ये 27 अक्टूबर जो हम अगर इसकी बात करेंगे, न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी मौजूद है वो इसको यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं। वो क्यों यौम सियाह के तौर पे मनाते हैं? क्योंकि 1947 को कश्मीरियों के ख्वाहिशात और एस्पिरेशन के बरक्स हिंदुस्तान ने हमला किया और फ़ौज को दाखिल किया। अब उस फ़ौज में अगर हम देखेंगे वो 1947 और 2020 आप देखेंगे, यानी 73 ईयर्स जो है पासड हुए हैं जी। अब आप देख लीजिए उस फ़ौज में आज तक भारत ने क्या किया, उसने इजाफा किया और इस वक्त जो फ़ौज मौजूद है वो 10 लाख से ज़्यादा है। बिल्कुल। इसका पहला ये इधर से ये निकलता है कि भारत जो है कश्मीर पे जो वो काबिज़ है वो ताकत के बलबूते पे है। अब भारत ने ये जो इक़दाम जो आपने बात की है, जो 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया है, पहले हमने देखना है कि ये जो खुसूसी हैसियत इसकी थी, ये किसके आइन में थी? ये भारत के अपने आइन में थी। ठीक है, तो कश्मीरियों की असल में जो आवाज़ है वो है आज़ादी की आवाज़। अब आप ये देख लीजिए, भारत की मेंटलिटी आप देख लीजिए, हिंदुताना जहन आप देख लीजिए, इनका जो चाँकिया ये जो फॉलोवर्स है, मकाराना जो जहन आप इनका देख लीजिए, जो उन्होंने खुसूसी हैसियत दी थी मकबूजा कश्मीर के हवाले से, तो उसी खुसूसी हैसियत को इसने पहले ख़त्म किया है। अब वो लोग, क्योंकि देखिए हर चीज़ में आपको नसीहत मिलती है, वो लोग जिनको हम कठपुतली कहते हैं, जो वज़रा आला वहाँ पे रहे हैं, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला, चाहे महबूबा मुफ्ती, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, उनको भी आप देखिए जब उन्होंने ये इक़दाम उठाए तो उनको भी जेलों में जाना पड़ा, उनको भी नज़रबंद रखा है। इसका मतलब ये है कि जो ये आज़ादी पसंद लोग हैं, उनके जहन में पहले से ये था कि जो भारत का यहाँ पे तसल्लुत है, जो भारत का यहाँ पे जबरी कब्ज़ा है, ये नाजायज़ है। लेकिन ये जो लोग हिंदुस्तान के जो अपने लोग, ये भी अब इस बात पे पहुँचे हैं कि नहीं, ये वाकई है, क्योंकि अब इन्होंने जो देखा है कि जो इनकी रियासती कठपुतली जो असेंबली थे उसको भी ख़त्म किया। और इसका तो हमने अमली इक़दाम भी देखा। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उन्होंने तिरंगा उठा दिया भारत का, इसी पर हम आपसे मजीद बात करेंगे मतीन साहब। लेकिन इस वक्त नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ीशान हाशमी साहब हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं, उनसे इस तमाम पर सूरत हाल पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान हाशमी साहब। सर आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस ट्रांसमिशन में। ये फरमाइएगा, आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं 27 अक्टूबर के हवाले से, यौम सियाह के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, पाकिस्तान हुकूमत अपना तमाम तर कोशिशें कर रही है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी तमाम तर, और सफारती सतह पर भी हम देखें तो कोशिशें की जा रही हैं, कश्मीर के इशू को टेकअप किया गया है, पूरी दुनिया इसको अब समझ भी रही है, इस पर यूनाइटेड नेशन पर बात भी हो रही है। लेकिन सर वो जो रिजल्ट जिनके बारे में उम्मीद की जा रही है, हम एक नॉक तो कर रहे हैं, हैमर कर रहे हैं आलमी बरादरी को, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो बजाय हमें पॉजिटिव नजर आने के, हम देख रहे हैं कि कश्मीर में हर गुजरता दिन जो है मजीद सख्त हो रहा है, भारत मजीद इकदाम उठा रहा है। कहीं 35A 5 अगस्त 2019 के बाद आपके सामने सूरत हाल है, फिर अभी डोमिसाइल एक्ट, फिर वहां हिंदुओं की आबादकारी, ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं? जी देखें, ये जो इंडिया है ये एक रोग स्टेट बन गया है। ये बेसिकली रोग स्टेट का मतलब ये है कि एक ऐसी रियासत जो बैनुल अक़वामी कानून को बिल्कुल नहीं मानती, बैनुल अक़वामी कानून छोड़े वो अपने ही कानून को नहीं मानती। ये जो 5 अगस्त के इक़दाम हैं ये उनके अपने आइन और कानून के खिलाफ है। बैनुल अक़वामी कानून तो चले बात की बात है, लेकिन क्योंकि इंडिया एक रोग स्टेट बन गया है तो ये मामलात ज्यादा बिगड़ने का ही लग रहा है एक इम्कान। और इसमें अगर आप देखें जो बीजेपी की हुकूमत है, ये बीजेपी की हुकूमत आजकल इंडिया में है, वो RSS उनका एक वो मिलिटेंट विंग कहते हैं। RSS कहते हैं कि जी हमारे 3 आर्टिकल ऑफ फेथ है और सबसे बड़ा हमारा पहला आर्टिकल ऑफ फेथ है कि हमने कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करना है। तो जो एक हुकूमत ही ऐसी है जिसकी बुनियाद है द सप्रेशन ऑफ पीपल, तो उससे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनसे आप एक रैशनल चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप करण ठाकुर साहब को देख लें, वो एक लिबरल लेफ्टिस्ट सेक्युलर आदमी है,
ان کے ساتھ انٹرویو میں موہد یوسف کے ساتھ وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ وائی آر یو انٹرفیئرنگ ان آور انٹرنل میٹر. تو یہ انٹرنل میٹر کا ہے، یہ دس از اے میٹر آف انٹرنیشنل لا. تو ان سے ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے انفارچونیٹلی انڈین سے کہ وہ حالات کچھ بہتر ہونے کا امکان. تو کم از کم ابھی جو ریسنٹ جو نیئر فیوچر ہے اس میں کوئی آپٹیمسٹک نہیں ہوں میں. اچھا ایک چیز ذیشان ہاشمی صاحب، اقوام متحدہ میں 2 قراردادیں پاس ہوئیں، ایک 13 اگست 1948 کو اور دوسری 5 جنوری 1949 کو، جنہیں بھارت اور پاکستان دونوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا، ان دونوں نے جو ہے وہ اسے قبول کیا. لیکن آج 7 دہائیاں گزر گئی لیکن بھارت نے جو ہے وہ ان پہ عمل درآمد نہیں کیا. بھارت نے اپنی فورسز کو وہاں سے جو ہے وہ باہر نہیں نکالا، پل آؤٹ نہیں کیا کشمیر سے. کیا ایسی چیز ہے جو بھارت کو اس سب پیش رفت سے روکے ہوئے، کوئی مثبت پیش رفت بھارت کے اینڈ سے نہیں آتی ہے، قبول کر لیا جو قراردادیں پاس ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں اس کے اوپر عمل درآمد بھارت نہیں کر رہا ہے اور ظلم و مظالم کا سلسلہ جاری ہے؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اس میں جو بین الاقوامی قانون ہے، جو انٹرنیشنل لا ہے، اس کی بنیادی کمزوریاں ہیں. انٹرنیشنل لا اٹ سیلف جو ہے ویک لا ہے. اس میں جو ہے یہ انٹرنیشنل لا ہم نے نہیں بنایا، یہ گوروں نے بنایا، یہ یورپین ملکوں نے بنایا، اور انہوں نے بنایا فار دا پروٹیکشن آف دیئر فائنینشیل اینڈ کیپٹلسٹ انٹرسٹ. جہاں فائنینشیل اور کیپٹلسٹ انٹرسٹ کی بات نہیں ہے وہاں انٹرنیشنل لا بہت کمزور. تو انٹرنیشنل لا باتیں اچھی کر لیتا ہے جی، دیکھیں یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور باقی باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ان کا انفورسمنٹ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. صرف جہاں فائنینشیل اور کیپٹلسٹ انٹرسٹ، آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو دیکھ لیں یا ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، وہ اپنے آرڈرز کو بڑے اچھے طریقے سے انفورس کروا لیتے ہیں. لیکن جہاں انسانی حقوق کی بات آتی ہے وہاں انٹرنیشنل لا بہت کمزور ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بنایا گیا گوروں کے لیے. جب کلونیلزم ختم ہوا تو جو انٹرنیشنل لا کی آج کل شکل ہے، جو 1940 کے بعد شکل ہے، یو این بینگ ایٹ دی سینٹر آف انٹرنیشنل لا، وہ بنایا گیا نیو کلونیلزم کے لیے. اور اب جو انڈیا ہے وہ کشمیر کے لحاظ سے ایک نیو کلونیل پاور ہے. تو وہ ان کے خلاف یہ امپلیمنٹ کروانا انٹرنیشنل لا کے اسپیڈ میں بڑا یہ مشکل ہے. ان سے صرف اکنامک پریشر بھی ایک چیز ہے جو انڈیا کو قائل کر سکتا ہے. اب چائنا سے تو وہ لڑائی کر چکے ہیں. اب امریکہ میں بھی اگر ہم جنوری 2020 میں دیکھیں تو دونوں جو پارٹیاں ہیں امریکہ میں، ریپبلکن ڈیموکریٹ، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے بھی اس بات پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. یہ جو وہ 5 اگست کے اقدامات ہیں اس پر بھی جو پہلے ایک بائی پارٹیزن کنسنسس تھا امریکہ میں کہ انڈیا ہمارا ایلائی ہے، وہ بھی اس پہ بھی ڈاؤٹ پڑنا شروع ہو گیا. لیکن ہاشمی صاحب میں چاہوں گا ذرا ایک چیز ایڈ کر لیجیے گا کائنڈلی شارٹلی اس کے اندر، کہ اب اصل میں تو پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو سپورٹ بھی تو انہی ممالک کی حاصل ہے نا بھارت کو. اگر آپ ان میں معاشی پریشر ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ان کو بیک ہینڈ پہ سپورٹ بھی تو کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آپ کشمیر کا مسئلہ حل بھارت جو ہے اس کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ عالمی طاقت ہے اس کے ساتھ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب تک جو ہے بھارت کے اوپر اکنامک پریشر پراپرلی نہیں آئے گا تب تک وہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں گے چائنا تو چلیں ان سے تو انہوں نے کر دی لڑائی. اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو امریکہ اگر پراپرلی اکنامک پریشر ڈالنا شروع کرے گا، ابھی انہوں نے نہیں ڈالنا شروع کیا لیکن وہ سوچ کم از کم یہ رہے ہیں. 2020 سے پہلے وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہم انڈیا کے اوپر اکنامک پریشر ڈالیں. کم از کم پچھلے 40 سال سے وہ ایسے نہیں سوچتے تھے. ان کا ایک بہت کم چیزوں پر امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ متفق ہیں. آپ ان کے الیکشن دیکھیں کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں. وہ بہت ایک پولرائز ملک ہے لیکن اس چیز پر وہ متفق تھے کہ انڈیا ہمارا ایلائی ہے. یہ امریکہ متفق تھا لیکن اب کم از کم اس پر کچھ وہ شیکی ہو گیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں لابینگ کی جائے کہ اب انڈیا پر اس بات سے اکنامک پریشر آئے. جی بہت شکریہ ذیشان ہاشمی، آپ بین الاقوامی ماہر قانون ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا پی ٹی وی نیوز کو، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا. ابھی ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالحمید لون صاحب ہیں ہمارے ساتھ، شیخ عبدالمتین صاحب ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. پکڑ کے لے جاتے ہیں وردی والے، بی ایس ایف والے، آرمی والے، ٹاسک فورس والے، پھر کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہی نہیں.
1993 में इसको BSF की 137th बटालियन में उठाया था, यहीं महाजन नगर पुल से। उस दिन से आज तक फिर उनको नहीं दिखाया। यकीन है कि हुक्मरान आपके खुद मुख्तार हुकूमत के मुतालबे को पूरा करेगा। लुटा दयार हुस्न में वफा ज़दों का काफिला। मिज़ार है किधर किधर, गिरा कहां कहां लहू। गिरा है जिस भी खाक पर कयामतें उठाएगा। ये सुर्ख सुर्ख गर्म गर्म ताजा नौजवान, गवाह खुद जमाना है, किताब पाक है दलील। बराहे हक बहे अगर, न जाए राय गालो। मेरी जान मेरी जान, मेरी जान मेरी जान।
नाज़रीन, एक बार फिर कश्मीर के हवाले से इस मैराथन ट्रांसमिशन के अंदर आप लोगों को खुशामदीद कहेंगे। आप लोगों को फिर से बताते चले कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहिब, और हमारे साथ मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन साहिब, और हमारे साथ इस वक्त भी ये मौजूद हैं। हम इनसे कुछ मज़ीद सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। 5 अगस्त के बाद से, 5 अगस्त के जो है वो गैर कानूनी मोदी सरकार के इक़दाम के बाद से कश्मीर पर जो है वो मज़ालिम का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दो भी नोटिफिकेशंस के बारे में भी हमने बात की। अभी खबरें कुछ ऐसी गर्दिश के अंदर हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर की रियासत को मज़ीद 2 हिस्सों के अंदर तोड़ना चाहती है और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम 2 इलाकों में तब्दील करना चाहती है। एक जो है इसके जिसके अंदर इंक्लूडेड है जी मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर के कुछ इलाके और हिंदू अक्सरियती जम्मू के कुछ इलाके, इसमें एक जो है वो हिस्से के अंदर ये इंक्लूडेड हैं। और दूसरी जो चीज़ है, जो दूसरा इलाका वो जो दूसरी स्टेट डिक्लेयर जिसे करना चाह रहे हैं वो है बुद्ध के मानने वाले अक्सरियती इलाके लद्दाख के बारे में बात की जा रही है। आप ये बताएं कि आलमी बरादरी और मुस्लिम उम्मा जो है वो क्या ऐसा इकदाम उठा सकती है कि ये इतने जो मजालिम हो रहे हैं कश्मीर में, बढ़ता जा रहा है ये सिलसिला, इसको किस तरीके से जो है वो रोकने के लिए इकदाम उठाए जा सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें देखना है कि ये जो कश्मीर का मसला है ये खुद ही तो नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है, ठीक है ना, ये तो हमें पहले जहन में रखना चाहिए। दूसरा ये है क्योंकि कश्मीर का अभी हतमी फैसला नहीं हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद है। एक बात ये, न सिर्फ ये, अगर आप देखेंगे जून 2018 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके बाद जुलाई 2019 में एक और रिपोर्ट आई है। यानी रिमोट ज़राया से उन्होंने क्या देखा, मकबूजा कश्मीर में उन्होंने बताया कि हाईएस्ट लेवल पे इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है। यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है। अब जो है जो यूनाइटेड नेशन है या आलमी बरादरी है, उनको एक जवाज़त भी बनती है, ठीक है ना, कि वो अपना रोल अदा करे, क्योंकि कश्मीर की एक हैसियत है। अब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम जब देखते हैं, हम कश्मीरी लोग कभी कभार हम ये सोचते हैं क्या हम ह्यूमन्स नहीं है, क्या हमारे रगों में वो खून नहीं दौड़ता है जो बाकी इंसानों में दौड़ता है। तो वो इस वजह से है क्योंकि 73 ईयर्स हो गए हैं जो 27 अक्टूबर जिसको ब्लैक डे आज हम मनाते हैं, आज से लेके आज तक अगर आप देखेंगे 10 लाख की फ़ौज मौजूद है। और इस 10 लाख फ़ौज के पास क्या है, इसके पास ब्लैक लॉज है, यानी आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी गायब कर सकते हैं, आप किसी भी अदालत में जवाबदेह नहीं है। इसीलिए वहाँ पे है क्या है, कश्मीर में जलाव भी है, घेराव भी है, मॉलेस्टेशन भी है, पैलेट भी है, बुलेट भी है, कीमियाई हथियार भी है। यानी जुल्म और जबर का वो कोई भी हरबा नहीं है जो हिंदुस्तान ने कश्मीरियों पे नहीं आजमाया। लेकिन अब बात यह है क्योंकि भारत को भी एक तरह से नविश्ता दीवार पड़नी चाहिए। भारत के लिए नविश्ता दीवार ये है कि भारत हमें बताए ना कौन सा जुल्म का जबर है, ये ना हरबा है जो उसने इस्तेमाल नहीं किया। क्या कश्मीरियों के विल को वो ख़त्म कर सके? नहीं कर सके। क्या कश्मीरियों के जज्बे को वो ख़त्म कर सके? नहीं कर सके। क्या कश्मीरियों के नारे को वो ख़त्म कर सके? नहीं कर सके। अगर उन्होंने ख़त्म किया होता तो वो फ़ौज कम हो जाती, यानी रोज़ ब रोज़ उसमें फ़ौज का इजाफा होता है। तो हम मायूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन दुख है कि आलमी बरादरी पे और उम्मत मुस्लिमा पे जो एक रोल बनता है, ठीक है ना, अगर आप इंसाफ से चलेंगे और अगर आप पैरिटी के साथ, मसावत के साथ चलेंगे तो आपका जो ये कानून है ना वो हर जगह पे एक जैसा होना चाहिए। ठीक। अब आप देख लीजिए, ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसमें जितने भी आपने लिबर्टी के कानून दिया है, जो आपने दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है, फ्रीडम ऑफ मतलब टॉक दिया है, इन सब की वायलेशन कहाँ पे होती है? इन सब की वायलेशन मकबूजा कश्मीर में। ये किरदार तो है, ये किरदार ही मैं लॉन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जिस तरह बात की मतीन साहब ने, ये जो किरदार है यूनाइटेड नेशन का, सूडान की जब बात आती है या आलमी सतह पर हम देखते हैं जब भी यूनाइटेड नेशन के किरदार की बात करते हैं, तो जब भी रेफरेंडम की बात आती है तो फौरी तौर पर वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर एक जिस तरह आपने हवाला दिया था कश्मीर और फ़लस्तीन, ये 2 ऐसे इशूज़ हैं अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों में कि जिस पर सिर्फ बात ही हो रही है, अमली इक़दाम नहीं नज़र आ रहा। ये जो दोगली पॉलिसी है, या जिस तरह हम कहें कि दोगलापन हमें नज़र आता है, इसकी बुनियादी वजह क्या ये है कि क्योंकि भारत के अंदर आपके मुआशी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं पूरी आलमी बरादरी के, इस वजह से आप सिर्फ अपने लफ्ज़ों में कहते हैं, ट्रंप साहब भी कितनी दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन अमली इक़दाम हमें नज़र नहीं आता। खुद बैनुल अक़वामी ममालिक के सफ़रा इस बात को कायल कर चुके हैं, लेकिन अमली इक़दाम हमें नज़र नहीं आता। क्यों ये सब ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड नेशंस का रोल जो रहा है वो कश्मीर के हवाले से बड़ा मायूस कुन रहा है। जहाँ आपने बात की कि दुनिया मुफादात की तरफ देख रही है, जहाँ कश्मीर के अंदर जुल्म व सितम, वहाँ पर जो खूनी खेल खेला जा रहा है,
انسانیت کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے اور وہ ترجیح زیادہ دے رہے ہیں اپنے مفادات کو، ٹریڈ کو، بزنس کو، اور یہ زیادہ دیر تک جو ہے نہیں قائم رہ سکتا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کا رول بڑا مایوس کن ہے، جہاں میں نے پہلے ہی گزارش کی کہ اقوام متحدہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتا، آج کی ڈیٹ میں اگر وہ اپنا عملی کردار ادا نہیں کرتا، جو لیگ آف نیشن کا حال ہوا تھا وہ اس اقوام متحدہ کا ہوگا۔ دیکھیں 5 اگست کے بعد جو مودی نے اقدامات اٹھائے، ایک نئی صورتحال نے جنم لیا، جہاں جس طرح متین صاحب نے بات کی، وہاں فریڈم آف پریس نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، وہاں پر 10 لاکھ سے زائد افواج اس وقت قابض ہیں، انہوں نے محصور کیا ہے پوری وادی کو، وہاں پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، وہاں ہر جگہ چیک پوائنٹس قائم ہے، وہاں پر ناکہ بندیاں اس وقت جاری ہیں، اور خواتین کا گھروں سے نکلنا جو ہے محال ہو گیا ہے، ان کو ہراساں کیا گیا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی ہیں، سیکشول ہراس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بچوں کو جہاں 1.5 سال سے تعلیم متاثر ہے، یونیورسٹیز، کالج، سکولز جو ہے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، ایجوکیشن متاثر ہے، ہیلتھ متاثر، وہاں پر خواتین ذہنی مریضہ بن چکی ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کی نظروں میں یہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے آج اقوام متحدہ کے اوپر۔ مگر اس کے باوجود میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں مودی کبھی نہیں چاہتا تھا یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو جائے، اس شر سے خیر کے بھی پہلو سامنے آئے ہیں۔ 3 دفعہ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس چیز کی گواہی ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک بین الاقوامی متنازع علاقہ ہے۔ بالکل اسی طرح خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا کہ میں سالسی کروں، یہ ہمارا معاملہ ریکگنائز ہے۔ مودی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مودی زیادہ دیر تک قبضہ قائم نہیں کر سکتا۔ جہاں متین صاحب نے بات کی کہ ہر حربہ آزمایا گیا، اس کے باوجود ہمارے حوصلے جو بلند ہیں، ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہیں، تو لہٰذا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیری کبھی بھی بھارتی نہیں تھا۔ ہمارا جو مستقبل ہے، جس طرح سے میں نے بات کی 19 جولائی 1947 میں پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوا تھا، اور آج بھی ہم اسی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ناقابل تذکیر سلسلہ ہے جہاں پاکستان ہمارا پشتیبان ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جہاں پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ایک دوٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے دنیا کو باور کرایا، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا، پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہمارے پشتیبان ہے، یہاں کا ہر ادارہ، ہر سیاستدان، ہر طبقہ ہمارے ساتھ ہے، اور مودی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں مروب نہیں کر سکتا ہے، ہمیں اپنے حق آزادی سے دستبردار نہیں کر سکتا ہے، اور دنیا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ جہاں یورپی یونین یا برطانیہ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہمارا ڈائسپورا کام کر رہا ہے، وہی حکومت پاکستان سفارتکاری جاری رکھتے ہوئے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم اپنے حق آزادی سے بالکل انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہوگا۔ عبدالحمید لون صاحب آپ ہمارے بالکل ساتھ رہیے گا، شیخ عبدالمتین صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بین الاقوامی تحقیقی اسکالر جمال عزیز صاحب نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے مزید اسی بارے کے اندر، ان سے جو ہے وہ پتہ کریں گے۔ آج یہ بتاتے چلیے گا جمال عزیز صاحب ہمیں کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد ہے کہ عالمی برادری کی توجہ جو ہے کشمیر کے مسئلے کی طرف مبذول کرائی جا سکے۔ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی اگر آپ اسٹڈی کریں فرام اے لیگل پرسپیکٹو، تو انڈیا نے اپنی قانونی اور سیاسی اسٹریٹجی جو کشمیر پہ ہے وہ مسلسل بدلی ہے اپنی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے، اگر آپ ان کی 70 سال کی ہسٹری دیکھیں۔ ویئرز ہماری اپروچ جو ہے 1950s میں ابھی تک پھنسی ہوئی ہے۔ ہمیں اس ایشو کو اگر انٹرنیشنلی اس کی اگر ریکگنیشن کروانی ہے اور اس پر فورس جنریٹ کروانی ہے تو ہمیں بڑی اس کی لیگل انٹریکسیز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ٹینڈنسی ہماری یہ ہے کہ ہم کشمیر کو جان دینے کے لیے تیار ہیں مگر اس ڈسپیوٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سو دس از سم تھنگ وچ ہمارے ادارے میں ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا میں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس چیز کو کرنا ہے تو دیر آر مینی میکنزمز اویلیبل۔ سب سے پہلے تو آپ نے انٹرنیشنلی اس چیز کو لیگلی ریکگنائز کروانا ہے کہ یہ ایک اسٹیٹ آف آکیوپیشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آکیوپیشن ہے بٹ صرف سیاسی اسٹیٹمنٹ سے کہنا آکیوپیشن از ناٹ انف۔
आपने इसकी खासकर जो 5 अगस्त पे जो मोदी ने की गवर्नमेंट ने किया है, ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है रीसेट करना डायनामिक कश्मीर पे। इस चीज़ को लीगली कनेक्ट करवाना, पैरेलल्स ड्रॉ करवाना इजराइल की ऑक्यूपेशन पैलेस्टाइन के साथ, इस पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजंस हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, जो हमारी इन एडिशन टू आवर 1950 रेजोल्यूशन हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वंस यू एस्टैब्लिश कि ये स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन है, फिर जो भी कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे लॉ ऑफ वॉर और वॉर क्राइम्स होते हैं। फिर आप इंडियन आर्मी के यूनिट्स, उनके ऑफिसर्स, उनके एंटिटीज को आइडेंटिफाई करें एज वॉर क्रिमिनल्स। उसके लिए भी ये सिर्फ सियासी तौर पे कहना इज नॉट इनफ। उसके लिए आपने केस बनाना होगा, आपने एविडेंस जनरेट करनी होगी, आपने लोकल डोमेस्टिक ट्राइब्यूनल्स बनाने होंगे। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, उसके बाद हर मुल्क में हम सिर्फ कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल तो है, आपको पता है सियासी फोरम है, उस पे पाकिस्तान इज राइट नाउ नॉट इन इकोनॉमिक स्टेट टू मेक एन इम्पैक्ट। मगर अमेरिका के लॉज के नीचे, यूके के लॉज के नीचे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के डोमेस्टिक लॉज हैं जहाँ पे वायलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और ह्यूमन राइट्स लॉ के खिलाफ इंडिविजुअल एक्शन किए जा सकते हैं। उसके लिए केस बनाना होगा, एविडेंस जनरेट करना होगा, हमारे मिशंस को एक्टिव होना होगा और सिविल सोसाइटी को टॉकिंग पॉइंट्स देने होंगे। अच्छा जमाल अजीज साहब, मैं आप की बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें जो तरीक़ेकार है उसके हिसाब से चलना होगा। इस तमाम तर सूरत हाल में अभी तक कश्मीर के अंदर जो चीज़ें हमें देखने में नज़र आ रही हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस तरीके से फ़लस्तीन में इसराइल ने एक बड़े आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसने वहाँ पर ना सिर्फ काबिज़ हुआ, वहाँ के डेमोग्राफिक के चेंजेस की, वो तमाम चीज़ें अब भारत जो है वो कश्मीर में हमें करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह उसने 35A का नफाज किया, 370 का खात्मा किया, फिर डोमिसाइल एक्ट का वहाँ नफाज किया, खुद अपने मुल्क के अंदर शहरियत एक्ट को वो लेके आया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आलमी बरादरी को नज़र तो आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शंस जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, जो कि होने चाहिए, सिर्फ बातों तक महदूद हैं। आपने हवाला दिया कि हमें अपने मिशंस को एक्टिव करना होगा, लेकिन अगर हम इस गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जिस तरीके से इमरान खान साहब ने और दीगर हमारे सफारती सतह पर हम अगर देखें तो कश्मीर के इशू को टेकअप किया, हाईलाइट किया गया, इससे पहले हमें माजी में नज़र नहीं आता है। मजीद इसके साथ आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि हम इसको सफारती सतह पर ज्यादा हाईलाइट कर सकें? जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने, आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में बाकायदा तौर पर इसको कहा, फिर जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसमें हम इसको टेकअप कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपका बिल्कुल सवाल बड़ा वैलिड है। देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ जो है ना, इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में ये फर्क होता है कि इंटरनेशनल लॉ एक हाई कोर्ट की तरह नहीं है कि आप वहां पे जाके आज रिट पिटिशन फाइल कर दे और कल आपको रिलीज मिल जाएगी। इंटरनेशनल लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब आप एक नैरेटिव डेवलप करते हैं ओवर टाइम। तो वो इस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, आई मस्ट गिव इट क्रेडिट, कि उन्होंने एक नैरेटिव शुरू कर दिया है कि ये एक फैशिस्ट रिजीम है, इनका ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, उस पे ये XYZ कर रहे हैं और लिंकिंग इट विद हिटलर्स पॉलिसी, इजराइली, वो बातें ठीक है। अभी इस नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए आपने कानूनी स्टेप्स लेने होंगे। हमारे जो मिशंस को इनपुट, हमारी जो लीगल कैपेसिटी है हमारी मिनिस्ट्रियों में, इंटरनेशनल लॉ में खासकर, वो बहुत कमजोर है। तो उनको इनपुट, स्पेशलिस्ट इनपुट की जरूरत है कि उनको वो क्या ब्रीफ्स दिए जाएं कि वो अपने मुल्कों में, जिनीवा में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, लंदन में कौन से एंटिटीज हैं, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हैं और NGOs हैं जिसके साथ आप इंटरफेस कर सकते हैं, और इस नैरेटिव का फिर मोमेंटम ऐसे जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखिए, इंडिया ने जब पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया था कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये 2001 से वो कर रहे थे और आज वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन से रिलाई करते करते फैक्ट्स तक बात चली गई है, लीगल स्टेप्स उन्होंने लिए, जिसकी वजह से वो नैरेटिव इन्फोर्स होता है जब कोई और लीगल फॉरम उस चीज को करता है। तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ में सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो फुली इंगेज होने चाहिए। उसके लिए हमारे मिशंस को और यहाँ पे मिनिस्ट्रीज में स्पेशलिस्ट इनपुट की जरूरत है ताकि हम इसको टेक अप कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमाल अजीज साहब मौजूद थे। आप बैनुल अक़वामी तहकीक की स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को टाइम देने के लिए।
اور ناظرین جس طریقے سے پاکستان کی بچہ پاکستان کی حکومت کشمیر کی عوام کے ساتھ ہے اور کشمیر کے حوالے سے جس طرح پاکستان ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے اور آئندہ بھی پاکستان ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہے گا، جس کی غمازی آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کر رہا ہے اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر خصوصی طور پر، اور اسی حوالے سے حکومتی سطح پر بھی ہم دیکھیں تو اہم پیغامات جو ہیں کشمیر کے لیے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی آج کے دن کی مناسبت سے اپنا ایک پیغام جاری کیا ہے، آئیے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج بھارت کے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے 73 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران جو ظلم بربریت کشمیری عوام پہ برپا کی گئی، وہ جمہوریت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے، اس کا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ ہم اس میں اپنے کشمیری بھائیوں کو اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح ہمیشہ حکومت پاکستان کھڑی رہی ہے، پاکستانی عوام کھڑے رہے ہیں، آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی جدوجہد میں ہم ان کی ہر طرح کی، چاہے وہ اخلاقی ہو، سفارتی ہو، جو سپورٹ ہے ضرور کریں گے۔ کشمیریوں کی سیاسی اخلاقی حمایت پاکستان جاری رکھے گا، وقت جیسا بھی ہو، جیسے بھی مشکلات ہوں، پاکستان ہمیشہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا حصہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی کشمیری عوام پاکستان کے حق سے دستبردار ہوں گے۔ ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی جب وہاں کوئی شہید ہوتا ہے تو اسے پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جاتا ہے۔ وقت کا آپ کو شاید میں یہ بتاتی چلوں، I'm very sorry to say this کہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم نے کچھ اور بھی ویڈیو پیغامات ہیں جو حریت رہنماؤں کی طرف سے ہیں جن کو ہم نے شیئر کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھا ابھی وقت گزرا اور لوگوں کو ہم نے بہت اچھے سے ہائی لائٹ کیا، آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو لوگوں کو جاننا بہت ضروری تھیں، اور لوگوں کو اس طرح سے عام دنوں میں جو ہے وہ بات تو پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن وہ ایک ان ڈیپتھ جو اس کی نالج تھی وہ آپ لوگوں نے پہنچائی ان تک۔ بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، حریت رہنما، اور حریت رہنما شیخ عبدالمتین صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت کو نکالا اور یہاں پر آئے اور آج کے دن کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے ہائی لائٹ کرنے میں ہماری مدد کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ جو کردار ہمیشہ سے پاکستان ادا کرتا رہا ہے، یہ اسی کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ نہ صرف یہ مسئلہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، بلکہ بھارت کا جو اصل چہرہ ہے، جو ہندوتوا کا ایجنڈا وہ نافذ کر رہا ہے، نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پورے بھارت کے اندر، اس سے پورے خطے کو جو خطرہ ہے اس کو بھی ہائی لائٹ پاکستان کر رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات ہم کرتے ہیں کہ ظلم کی رات جتنی بھی تاریخ ہو، آخر ایک دن اس کی صبح ہونے ہوتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ اختتام کریں گے، یہ کیسی آگ ہے کہ ابرے بہار جلتے ہیں، چراغ جلتے نہیں، چنار جلتے ہیں۔ بہت خوب ایاز کیا آپ نے شعر کہا۔ آج کے دن کی اس مناسبت کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی، اگلے بلیٹنز کے اندر بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے بات ہوگی۔ آج جو ہے وہ میراتھن ٹرانسمیشن جو ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن پھر بھی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور اس حوالے سے بات چیت پورا دن چلتی رہے گی۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔